Hello everyone and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and I hope you are preparing for your examination. Understood? सभी स्टूडेंट्स जो कि यहाँ इस चैनल के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए ताकि आपको आगे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े और आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को लास्ट मोमेंट तक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ करिए। और दूसरी बात मैं यही कहूँगी कि किसी चीज़ पर कोई और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि सीरीज़ मार्केट में आएगी, सीरीज़ मार्केट में नहीं है, ये आप जान गए हैं बहुत अच्छे से। तो आपको खुद से अपनी सेल्फ़ स्टडी करनी ही होगी, तो लिहाजा आप अपनी सेल्फ़ स्टडी पर ज़्यादा फोकस करिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखा करिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या चीज़ें क्लियर की जा रही हैं। बहुत सारे डाउट्स जो आपको हो सकते हैं किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं और आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द थीम प्लॉट ऑफ जॉन ड्राइडेंस एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉलिसी। यहाँ पर एक्सप्लेन की जा रही है थीम या प्लॉट जॉन ड्राइडेन का एक एसे है जिसका नाम ही है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉलिसी। अंडरस्टूड? ये क्या है? एक एसे है। एसे किसका है? किसने लिखा? जॉन ड्राइडेन ने लिखा। तो इसकी थीम या प्लॉट के बारे में आज यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर पहले आपको जो मैंने ये कुछ पॉइंट आउट किए हैं उनको देख लीजिए, थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश की है कुछ पॉइंट्स को। जैसे एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉलिसी बाय ड्राइडेन, फर्स्ट द स्टाइल ऑफ एसे, सेकंड रिलेशनशिप विद एंसेंट्स, थर्ड द थ्री यूनिटीज़, फोर यूनिटी ऑफ टाइम, फिफ्थ यूनिटी ऑफ प्लेस, सिक्स यूनिटी ऑफ एक्शन। एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी ड्राइडेन के द्वारा इन 6 पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर रहा है, जिसमें है फर्स्ट ऑफ ऑल एसे का स्टाइल क्या है, सेकंड उसके अपने पूर्वजों के साथ रिलेशनशिप कैसे थे, थर्ड 3 यूनिटीज़ की बात हो रही है जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन, 3 यूनिट्स हैं जिनके ऊपर ये पूरा एसे बेस्ड है। अंडरस्टूड? यानी एक ऐसी पॉइंट है जिन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है। चलिए देखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन। हाँ, क्वेश्चन आपका आंसर इस तरह भी पूछा जा सकता है कि अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन के तौर पे भी आ सकता है और थीम और प्लॉट की तरह भी आ सकता है, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, लिखना यही आंसर है, ये ध्यान दीजिएगा। जॉन ड्राइडेन एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी 1668 इज़ ए लैंडमार्क इट लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जॉन ड्राइडेन ने ये एसे एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी 1668 में लिखा, जो कि एक लैंडमार्क था। लैंडमार्क मतलब लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया। इंग्लिश में इसकी अपनी एक छाप है। इसको जो है लोग बहुत ज़्यादा उस टाइम पे लोगों ने जो था इसको एडमायर किया और कहीं ना कहीं अपने इस एसे को लेकर के ये काफ़ी फेमस भी हुए। कौन? जॉन ड्राइडेन। ठीक है। रिटन ड्यूरिंग द रिस्टोरेशन पीरियड। कब लिखा गया? रिस्टोरेशन पीरियड के दौरान लिखा गया। इट रिफ्लेक्ट्स द इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक डिबेट्स ऑफ द टाइम। ये वो समय था जिस टाइम जो बुद्धिमान लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल अपने को बोलते थे, और जो दूसरी तरफ कौन थे? आर्टिस्टिक लोग थे। तो उनमें उस टाइम को लेकर के डिबेट चल रही थी। मतलब ये वो लोग थे कि जो इंटेलेक्चुअल पर्सन है वो तो अपने को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे और जो आर्टिस्टिक लोग थे वो अपने को ज़्यादा सुपीरियर मान रहे थे। तो इन दोनों में उस समय पर डिबेट का माहौल था। इट इज़ स्पेशली नोटेबल फॉर इट्स डायलॉग फॉर्म, बैलेंस्ड एनालिसिस एंड डिफेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा, पर्टिकुलरली द वर्क ऑफ शेक्सपियर। ओके। हाँ, तो बात करते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स द, ये हो गया है आपका। इट इज़ स्पेशली नोटेबल फॉर इट्स डायलॉग फॉर्म। इसमें जो अगर हम स्पेशली किसी चीज़ को नोटिस कराने की बात करेंगे तो वो है डायलॉग के फॉर्मेशन को। तो जॉन ड्राइडेन ने सबसे ज़्यादा इस एसे में ध्यान दिया है डायलॉग डिलीवरी को लेकर, डायलॉग के फॉर्मेशन को लेकर। उन्होंने बैलेंस करने की कोशिश की और इसका एनालिसिस भी किया। साथ ही वो इंग्लिश ड्रामों में इसका डिफेंस करते हुए भी दिखाई दिए, पर्टिकुलरली द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। स्पेशली उन्होंने शेक्सपियर के वर्क का एग्जाम्पल देते हुए अपने इस जो एसे लिखा था इन्होंने क्रिटिसिज्म को लेकर के, जिसका नाम है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पॉलिसी, तो इसमें ये चीज़ स्पेशली बताई गई कि डायलॉग जो हम बोलते हैं, जो फॉर्मेशन करते हैं ड्रामे में, उसका कितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन पड़ता है हमारी ऑडियंस के ऊपर। इसी चीज़ को लेकर इन्होंने एनालिसिस किया था अपने इस एसे में। फर्स्ट ऑफ ऑल है इनोवेटिव यूज़ ऑफ डायलॉग। इनका क्या कहना था आगे? ये कहते हैं कि जो भी हमारे डायलॉग होते हैं उनके अंदर क्या होना चाहिए? इनोवेशन होना चाहिए। मतलब नवीनता जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, नवीनता।
इनोवेटिव यानी वो नवीनता लिए हुए हों, कुछ ना कुछ नयापन हो उन डायलॉग के अंदर। हमेशा ऐसे डायलॉग यूज़ करने चाहिए ड्रामे में। ड्राइडन प्रेजेंट्स हिज आर्ग्यूमेंट्स थ्रू अ डायलॉग एमंग फोर कैरेक्टर्स। ड्राइडन ने अपने इस आर्ग्यूमेंट्स को डायलॉग के पक्ष में जब रखा तो उसने चार कैरेक्टर उठाए। पहला था क्राइड, दूसरा है यूजेनियस, तीसरा है लिसिडियस एंड नियंडर। दिस मेथड अलाउज हिम टू, इनके माध्यम से उसने डायलॉग को क्या किया, सामने लाने की कोशिश की। ठीक है। प्रेजेंट मल्टीपल व्यू पॉइंट्स विदाउट इन्फोर्सिंग ए सिंगल डोमिनेंट ओपिनियन। उन्होंने बहुत सारे व्यू पॉइंट्स रखे, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स रखे बिना किसी पर दबाव दिए हुए, और साथ ही एक सिंगल डोमिनेंट ओपिनियन भी रखा। शो हिज फेयरनेस एंड ओपननेस एज ए क्रिटिक। उनका कहना ये था कि अगर कोई क्रिटिक, जो भी कोई क्रिटिक है, अगर वो किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा खुले विचार, साफ सुथरेपन के साथ ये दिखाना होगा कि वो वाकई आलोचना कर रहा है। तो एज ए आलोचक उसे अपने अंदर बहुत ही फेयरनेस और ओपननेस लानी होगी और दिखाना भी होगा। इंगेज द रीडर इन ए लाइवली इंटेलेक्चुअल डिबेट रेदर देन ए ड्राई लेक्चर। आगे वो कह रहे हैं कि अगर रीडर को आप वाकई जिंदा समझते हैं या उसके अंदर मानते हैं कि जीवन है, तो इंटेलेक्चुअल डिबेट उसके साथ करिए, ना कि सिर्फ ड्राई लेक्चर दीजिए। सूखे लेक्चर से ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उसके साथ इंटेलेक्चुअल डिबेट करिए, क्योंकि हमारा रीडर जो है, जो हमारा पढ़ने वाला है, वो कैसा है, वो एक लाइवली थिंग है। नियंडर जो स्वयं, आगे देखते हैं अब हम। नेक्स्ट, दिस सोक्रेटिक टेक्निक एड्स ड्रामा एंड सोफिस्टिकेशन टू द एसे। अगर हम सुकरात की ही टेक्निक को अपना रहे हैं, सोक्रेटिक टेक्निक को अपना रहे हैं और अपने ड्रामे के अंदर उसे ऐड कर रहे हैं, तो फिर हमें सोफिस्टिकेशन टू द एसे, तो हमें क्या करना होगा, एसे को लेकर के उसी पॉइंट ऑफ व्यू में सोफिस्टिकेशन के तौर पे काम करना होगा। अगर हम सोक्रेटिक टेक्निक को अपने ड्रामे के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो साथ ही हमें दूसरी चीज़ क्या करना होगा, सोफिस्टिकेशन टू द एसे। निबंधात्मक रूप में हमें सोफिस्टिकेशन दिखाना होगा। नंबर 2, बैलेंस बिटवीन क्लासिसिज्म एंड क्रिएटिविटी। मतलब हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है जो भी शास्त्रीयता होती है या उसकी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता होती है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है। क्लासिसिज्म और क्रिएटिविटी के बीच में, क्लासिसिज्म का मतलब होता है शास्त्रीयता और क्रिएटिविटी का मतलब है रचनात्मकता। तो दोनों के बीच में क्या करना है, हमें बैलेंस बनाना है। ड्राइडन डज नॉट रिजेक्ट क्लासिकल रूल्स बट आर्ग्यूज फॉर ए फ्लेक्सिबल अप्रोच। ड्राइडन रिजेक्ट नहीं करते क्लासिकल रूल्स को, लेकिन वो ये तर्क भी देते हैं कि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी इनमें लचीलापन हो। ये नहीं कि कुछ भी शास्त्रीयता के नाम पे आपने किसी भी जनरेशन के ऊपर कोई भी चीज़ थोप दी है और फिर लोग उसी को पढ़ रहे हैं या उसी को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। He respects the classical unities but sees them as guidelines, not strict laws. आगे वो कह रहे हैं कि क्लासिकल अगर यूनिटीज़ की बात की जाए, तो उनका कहना यह है कि क्लासिकल यूनिटीज़ एक मार्गदर्शक के रूप में काम करे और दिखाई भी दे, ना कि एक सख्त कानून के रूप में। तो क्लासिकल यूनिटीज़ को हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में होना चाहिए, ना कि सख्त कानून या सख्त लॉज के रूप में, स्ट्रिक्ट लॉज उसको नहीं बनना है। थ्रू नियंडर ही सपोर्ट्स इमेजिनेटिव फ्रीडम एंड रियलिस्टिक इमोशन ओवर रिजिड स्ट्रक्चर। उन्होंने अपने इस कैरेक्टर, जिसका नाम है नियंडर में को उन्होंने सपोर्ट करते हुए उसकी इमेजिनेटिव फ्रीडम को, उसकी रियलिस्टिक इमोशन को और उसके रिजिड स्ट्रक्चर के ऊपर किस तरह से दिखाया है, इसका उदाहरण या इसका एग्जाम्पल इन्होंने अपने चौथे कैरेक्टर नियंडर के द्वारा दिया है, जिसको वो सपोर्ट करते हैं और साथ ही कहते हैं कि उसे इमेजिनेटिव फ्रीडम है, रियलिस्टिक इमोशन उसके अंदर हैं, लेकिन रिजिड स्ट्रक्चर के ऊपर क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं उसको बांधा जा रहा है। मतलब उसको जो है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ओवर रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब जो सख्त स्ट्रक्चर है उसके ऊपर उसको फ्रीडम दी गई और रियलिस्टिक इमोशंस दिए गए, जिसे इन्होंने नियंडर के थ्रू दिखाने की कोशिश की। Next, he shows how Shakespeare, thou often breaking rules, achieves greatness through natural genius. आगे भी ये दिखाते हैं कि किस तरह शेक्सपियर ने, अगर हम शेक्सपियर की ही बात करें, तो शेक्सपियर जैसे लेखक जो कि ये सराहते हैं कि नियमों से ऊपर उठकर मानव स्वभाव की गहराई को हमें जानना चाहिए। शेक्सपियर ने हमेशा क्या दिखाने की कोशिश की है,
शेक्सपियर ने हमेशा रूल्स को तोड़ा है, ऐसा उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लासिकल रूल्स को नहीं अप्लाई किया। साथ ही उन्होंने अचीव्स ग्रेटनेस थ्रू नेचुरल जीनियस, प्राकृतिक रूप से क्योंकि वो बुद्धिमान थे तो उन्होंने महानता को प्राप्त किया क्योंकि उन्होंने शास्त्रीयता के रूल को तोड़ा है, प्राय ऐसा देखने को मिलता भी है। दिस बैलेंस मेक्स ड्राइडेन ए मॉडरेट क्रिटिक, appreciating tradition while allowing space for innovation। ड्राइडेन का अगर हम ये एक मॉडरेट क्रिटिक के रूप में देखते हैं तो हमें ये बैलेंस देखने को मिलता है कि वो मतलब रियली वो एक अप्रिशिएटिंग ट्रेडिशन तो अपनाते थे, जबकि वो नए विचारों को स्पेस भी देने का फेवर करते हैं, यानी नए विचारों को स्पेस देना चाहिए, उसको अलाउ करते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को अपने इस एस्से के अंदर दिखाने की कोशिश की है कि एप्रिशिएटिंग ट्रेडिशन, जो परंपराएं हैं उनको आप अपनाइए। परंपराओं को लेकर अगर आप ड्रामे के अंदर किसी तरह का कोई रोल रखते हैं और उसके अंदर ट्रेडिशन को शो ऑफ करते हैं तो ये एप्रिशिएटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर नए विचार कोई आ रहे हैं तो उनको भी आप वेलकम करिए और इनोवेशंस के साथ आप स्पेस दीजिए, नई इनोवेशन के लिए उनको अलाउ करिए। नंबर थर्ड, डिफेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा। A major theme of the essay is the defense of English drama, especially in contrast to French drama। उन्होंने हमेशा एक चीज़ और समझ लीजिएगा, ड्राइडन ने फ्रांसीसी ड्रामों की अगर कंपैरिजन की बात करें तो उन्होंने हमेशा फ्रांसीसी ड्रामे से ज़्यादा इंग्लिश ड्रामों को अहमियत दी है। ठीक है, उन्होंने डिफेंस किनका किया? इंग्लिश ड्रामों का किया, स्पेशली कंट्रास्ट टू फ्रेंच ड्रामा। फ्रेंच ड्रामा का उन्होंने उतना ज़्यादा हमें वो डिफेंस करते हुए नहीं दिखाई देते अपने इस एस्से में। ड्राइडन प्रेसेस द रिचनेस, वैरायटी एंड इमोशनल डेप्थ ऑफ इंग्लिश प्लेज। ड्राइडन हमेशा प्रशंसा करते हैं और ये मानते हैं कि बहुत ज़्यादा वैरायटी, बहुत ज़्यादा रिचनेस और इमोशनल डेप्थ इंग्लिश प्लेज में देखने को मिलती है, यानी इंग्लिश ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं। ही क्रिटिसाइजेस फ्रेंच ड्रामा फॉर बीइंग टू नीट, रूल बाउंड एंड इमोशनली शैलो। आगे वो इस बात की आलोचना भी करते हैं कि अगर हम देखें तो फ्रांसीसी जो हमारे ड्रामे हैं वो भले ही बहुत स्ट्रक्चर्ड हैं, बहुत अच्छे से बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनके अंदर रूल बाउंड है, इमोशनली शैलो है, यानी भावनात्मक रूप से वो गहराई कम देखने को मिलती है जो हमारे इंग्लिश ड्रामों के अंदर है। His admiration for Shakespeare and Fletcher shows his belief in drama as a reflection of real life। इस चीज़ की वो हमेशा से एडमायर करते रहे, हमेशा उन्होंने शेक्सपियर को लेकर प्रशंसा की, फ्लेचर को लेकर के प्रशंसा की, और उन्होंने ऐसा विश्वास भी दिखाया कि उनके ड्रामे एक रियल लाइफ को रिफ्लेक्ट करते हुए डायरेक्ट दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा विश्वास किसका था? ड्राइडेन का था। ये आपको ध्यान देना होगा कि उनका जो एस्से पूरी तरीके से शेक्सपियर के ऊपर बेस्ड है और वो अपने इंग्लिश ड्रामों का फेवर कर रहे हैं अपने इस एस्से में। ठीक है, ये चीज़ आप इस चीज़ को समझिएगा। द डिफेंस हेल्प शेप नेशनल प्राइड इन इंग्लिश लिटरेचर। आगे वो डिफेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये हमारे नेशनल प्राइड का मामला है, क्योंकि हमारी जो इंग्लिश लिटरेचर में हम जब देखते हैं तो वो डिफेंस करने में मदद करते हैं हमें हमारे नेशनल प्राइड के लिए, यानी हमें अपने राष्ट्र पर जो गर्व होना चाहिए। तो इस चीज़ को लेकर के भी वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें अपने इंग्लिश ड्रामों से नेशनल प्राइड फील होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके भी वो डिफेंस करते हैं इंग्लिश लिटरेचर का। नंबर 4, कंट्रीब्यूशन टू लिटरेरी क्रिटिसिज्म। लिटरेरी क्रिटिसिज्म में उनका योगदान। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि जो उनका मतलब कंट्रीब्यूशन रहा उसको लेकर के कि लिटरेरी क्रिटिसिज्म में कंट्रीब्यूशन क्या रहा जॉन ड्राइडेन का। ड्राइडेन्स एस्से में मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम पर्सनल ओपिनियन टू रीजन्ड स्ट्रक्चर क्रिटिसिज्म। ड्राइडेन का एस्से हमेशा पर्सनल ओपिनियन को एक कारण बताते हुए क्रिटिसिज्म को स्ट्रक्चर करता है। जो उनका पर्सनल ओपिनियन है उसको एक कारण बताया उन्होंने कि मेरे अपने पर्सनल ओपिनियन है भाई, मैं मानता हूँ कि इंग्लिश ड्रामे ज़्यादा अच्छे हैं रेदर देन फ्रेंच ड्रामे के। तो ये उनका एक अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन था और उसी को एक कारण मानते हैं और उसी को उन्होंने बहुत अच्छे से आलोचनात्मक रूप दिया, उसकी रचना की। ही यूजेज एग्जाम्पल फ्रॉम एंसेंट एंड मॉडर्न वर्क्स टू सपोर्ट हिज पॉइंट्स। इसको जब उन्होंने अपनी इस क्रिटिसिज्म को लिखा, इस एस्से को लिखा, तो उसमें उन्होंने कुछ ऐसे एग्जांपल्स दिए जो उनके एंसेंट और मॉडर्न वर्क्स के सपोर्ट में उनके पॉइंट्स देखने को मिले हमें। मतलब उन्होंने क्या किया कि जो शेक्सपियर और फ्लेशर का जो उन्होंने एग्जांपल दिया है ना, तो ये क्या है, एंसेंट और मॉडर्न वर्क्स को लेकर के सपोर्ट किया और अपने पॉइंट्स को वो
फेवर करते हुए दिखाई दिए, तो ये उदाहरण उन्होंने कई जगह पर दिए हैं। ही एड्रेसेस की कॉन्सेप्ट लाइक इमिटेशन ऑफ नेचर, द रोल ऑफ पोइट्री एंड द पर्पज ऑफ ड्रामा टू बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। कई जगह पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है, ही एड्रेसेस की कॉन्सेप्ट, उन्होंने की कॉन्सेप्ट को एड्रेस करते हुए नेचर के इमिटेशन की तरह, इमिटेशन जानते हैं ना, अनुकरण करना, यानी नेचर को फॉलो अप करना, इस तरह से समझिए। द रोल ऑफ पोइट्री, तो ये उन्होंने आगे बताया कि पोइट्री की एक भूमिका है, एंड द पर्पस ऑफ ड्रामा, ड्रामों का ये पर्पस होना चाहिए, मतलब ड्रामों का और पोइट्री का रोल प्लस नेचर ऑफ इमिटेशन और की कॉन्सेप्ट जो उन्होंने दिए जिस तरीके के, तो वो सभी क्या थे, वो सब उसको एड्रेस करते हुए इंग्लिश ड्रामे का फेवर करते हैं टू बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। साथ ही वो दोनों चीज़ें करते हैं, इंस्ट्रक्ट भी कर रहे हैं और डिलाइट भी कर रहे हैं, ठीक है, यानी निर्देश भी दे रहे हैं और आनंद भी ले रहे हैं इस बात का कि वो इस चीज़ को लेकर के कुछ ज़्यादा ही फेवर में है इंग्लिश ड्रामों के। His style is elegant, witty, and engaging, showing that criticism can be both scholarly and readable. आगे वो स्टाइल को लेकर के बहुत ज़्यादा एलिगेंट हो जाते हैं, उसमें बुद्धिमत्ता होनी चाहिए, उसमें इंगेजिंग होनी चाहिए कि अपने रीडर को इंगेज कर सके, और उन्होंने अपने क्रिटिसिज्म के माध्यम से दोनों चीज़ों को दिखाने की कोशिश की कि जितना हो सकता है आपको एक विद्वान के तौर पर और एक रीडेबल, यानी एक ऐसी ड्रामे या ऐसे डायलॉग लिखने चाहिए जो पढ़ने योग्य हों और जिसको पढ़ने के बाद रीडर को अच्छा लगे। तो ये आपकी बुद्धिमत्ता होगी अगर आप इस स्टाइल को अपनाते हैं, ये कहना था जॉन ड्राइडन का, इसीलिए वो फेवर कर रहे हैं इंग्लिश ड्रामों का। नंबर 5, लिगेसी एंड इन्फ्लुएंस। वैधानिकता की बात करें, लिगेसी में आता है वैधानिकता, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि लिगेसी एंड इन्फ्लुएंस क्या प्रभाव है और क्या वैधानिकता है इस एस्से को लेकर। ड्राइडेंस एस्से लेट द ग्राउंड वर्क फॉर मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ड्राइडेन का यह एस्से जो कि पूरी तरह ग्राउंड वर्क करते हुए दिख रहा है, किसके लिए, मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म के लिए। जो हमारे आगे मॉडर्न लिटरेरी क्रिटिसिज्म होगा तो उसके लिए उन्होंने एक ग्राउंड वर्क या एक फ्रेम वर्क तैयार कर दिया है उनके इस एस्से ने। His open-mindedness and respect for opposing views become a model for future critics. वो एक ओपन माइंड मतलब खुले दिमाग के व्यक्ति हैं, साथ ही रेस्पेक्ट देते हैं अपने दूसरे जो अपोजिट व्यूज़ रखने वाला पर्सन है उसके लिए भी उनके अंदर रेस्पेक्ट है, लेकिन वो ये मानते हैं कि उन्होंने आने वाले फ्यूचर में जो क्रिटिक्स होंगे उनके लिए एक आदर्श तैयार कर दिया है। तो वो किस तरह के रूप में उभरे हैं जॉन ड्राइडन, एक मॉडल के रूप में उभरे हैं लोगों के सामने, क्योंकि उन्होंने ओपन माइंड के साथ में जो अपोजिट लिखने वाले पर्सन हैं या जो अपोजिट साइड पर लोग हैं, मतलब जिनके ओपिनियन जॉन ड्राइडन से नहीं मिलते, वो उनको भी रेस्पेक्ट देते हुए बात कर रहे हैं। बाय ब्रिजिंग क्लासिकल आइडियल्स एंड मॉडर्न क्रिएटिविटी, एक ब्रिज का काम भी किया उन्होंने शास्त्रीय विचारों के साथ और मॉडर्न क्रिएटिविटी, आधुनिक रचनात्मकता के साथ में, ठीक है। क्लासिकल आइडियल्स और मॉडर्न क्रिएटिविटी के बीच में क्या काम कर रहे हैं, ब्रिज बनाने का काम कर रहे हैं। ही इन्फ्लुएंस्ड लेटर राइटर्स लाइक पोप जॉनसन एंड वर्ड्सवर्थ। उन्होंने बताया कि वो कितने प्रभावित हैं उन राइटर्स जैसे कि पॉप से, जॉनसन से और वर्ड्सवर्थ से, तो इन सब से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। जॉन ड्राइडन के अपने इस एस्से में ये चीज़ें आपने देखी, ये एक तरह से उनका क्रिटिकल एनालिसिस समझ लीजिए, क्रिटिकल एप्रिसिएशन समझ लीजिए उनके एस्से का, या चाहे अगर आप चाहें तो इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि उनका जो ये एस्से था, क्योंकि ये सेकंड पेपर से है तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म हमारे पेपर का ही नाम है, आप देखिएगा उसमें लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म ये पूरे पेपर का नाम है, यानी उसमें ऐसे ही आप ऑथर के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो कि लगातार अपने एंसेंट ऑथर और उनके वर्क को क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर अपने जो उनके अगर हम बात करें जो उनके टाइम के, मतलब जिस टाइम पे वो हुए तो उस टाइम के जो हमारे ऑथर थे उन्होंने जो वर्क किया उसको क्रिटिसाइज करते हुए दिखाई देते हैं। तो इसी में इस पेपर में ज़्यादातर आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है, जिसमें जॉन ड्राइडन का ये एस्से बहुत ही एक जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल अदा कर रहा है। तो आप इस एस्से को बहुत अच्छे से पढ़िए और समझिए। कंक्लूज़न की बात कर लेते हैं। अब इसमें कंक्लूज़न क्या निकल के आता है कि जॉन ड्राइडन ने क्या कहने की कोशिश की है पूरे एस्से के अपने थ्रू। चलिए, एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी इज मोर देन ए डिफेंस ऑफ इंग्लिश ड्रामा। एन एस्से ऑफ ड्रामेटिक पॉइजी जो एस्से है वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश ड्रामों को डिफेंस करता है। इट इज़ ए टाइमलेस रिफ्लेक्शन ऑन आर्ट, लिटरेचर, ह्यूमन नेचर।
तो ऐसा नहीं है कि वो जो है क्या कर रहा है कि उसको एक तरह से डिफेंस करते हुए नज़र आ रहा है, साथ ही हम देख रहे हैं कि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो आर्ट को लेकर, लिटरेचर को लेकर, ह्यूमन नेचर को लेकर के भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, टाइमलेस है। नेक्स्ट है, थ्रू इट्स डायलॉग ड्राइडन इनवाइट्स अस टू थिंक क्रिटिकली, अप्रिशिएट वैरायटी एंड अंडरस्टैंड दैट नो सिंगल रूल और सिस्टम कैन कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। मतलब एक बुद्धि, एक इस तरह का संवाद या एक इस तरह की बातें इसके अंदर देखने को मिल रही हैं कि जिसमें हमारे पास ड्रामा है, आर्ट है, ह्यूमन नेचर है और उसके गहरे हमारे चारों तरफ जो हैं वो पहलू हैं। तो इस चीज़ को भी हम देख रहे हैं कि हमारे डायलॉग के माध्यम से ड्राइडन ने पूरी तरह इनवाइट किया हमें सोचने के लिए कि हम क्रिटिकली सोचें, हम वैरायटी को अप्रिशिएट करें, साथ ही हम अंडरस्टैंड करें दैट सिंगल रूल और सिस्टम कैन कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। साथ ही उन्होंने कहा कि एक सिंगल रूल या सिस्टम को हम कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि इससे आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में मुश्किलें पैदा होती हैं, कॉम्प्लेक्सिटी पैदा होती हैं। तो इसलिए हमें ये समझना है, हमें वैरायटी ला के देनी है अपने ड्रामे के अंदर, हमें अप्रिसिएशन चाहिए, हमें एक क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए और हमें अपने डायलॉग को सबसे ज़्यादा सही रखना चाहिए। तभी हम अपने जो हमारी सोसाइटी है, जो वहाँ की रियल लाइफ के जो पर्सन हैं, जो ह्यूमन बीइंग नेचर है, उन सब से कनेक्ट हो सकते हैं। इट रिमेन्स ए क्लासिक इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। इंग्लिश क्रिटिसिज्म के इतिहास में ये बहुत ही क्लासिकल ऐसे था जिसे इन्होंने अपने इंग्लिश ड्रामों के लिए एक कृति के रूप में लिखा था। तो ड्राइडन का ये संतुलित, अगर हम देखें जो पॉइंट ऑफ व्यू है और जो इनका बात करने का ये ढंग है, तो ये बहुत मतलब इस एस्से के माध्यम से इनको बहुत ज़्यादा एडमायरेशन मिला और साथ ही इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफेंस करने की कोशिश करी, उसका फेवर करने की कोशिश करी क्योंकि इन्हें इंग्लिश ड्रामे ज़्यादा अच्छे और वेल स्ट्रक्चर्ड लगते हैं। अंडरस्टूड। तो ये था आपका एनएसए ऑफ ड्रामेटिक पॉलिसी। देखिए सेकंड पेपर जो है आपका वो इसलिए टफ है क्योंकि उसमें किसी ऑथर की या वर्क की बात के साथ साथ क्रिटिसिज्म की बात है। उसमें जो हमारे एंसेंट पॉइट हुए हैं या एंसेंट हमारे ऑथर हुए हैं, नॉवलिस्ट हुए, ड्रामेटिस्ट हुए हैं, एसिस्ट हुए हैं, उनकी उन्हीं वर्क को लेकर के हमारे जो ऑथर हैं क्रिटिसिज्म, लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले, तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म या लिटरेरी थ्योरी और क्रिटिसिज्म के जो ऑथर हैं उन्होंने उन्हीं वर्क को लेकर के क्रिटिसाइज़ किया है, किसकी क्या कमी है, किसकी क्या अच्छाई है, इस सबको सामने लाने की कोशिश की है। अब जैसे इसी एस्से के थ्रू अगर हम देखें तो इसमें शेक्सपियर के जो डायलॉग डिलीवरी, उसको एडमायरेशन दिया, किसने दिया? जॉन ड्राइडन ने। तो आप इस तरह समझिए कि शेक्सपियर की चीज़ों को लेकर के उन्होंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की कि शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छे ड्रामे लिखे हैं और इंग्लिश ड्रामे को एक बहुत अच्छी हाई पीक पॉइंट पर पहुंचाने का काम शेक्सपियर ने किया है, जबकि वो मतलब जो फ्रेंच ड्रामे हैं उनका ज़्यादा फेवर करते हुए नहीं दिखाई देते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनमें डायलॉग स्ट्रक्चर अच्छे नहीं होते हैं। तो ये था पूरा आपका एस्से। आई होप यू आर अंडरस्टूड वेरी वेल। आप इसको बहुत अच्छे समझ गए होंगे और आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक अच्छे नए क्वेश्चन के साथ, एक अच्छे नए कंटेंट के साथ। तब तक आप चैनल को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। अगर आपको कोई वर्क नहीं समझ आ रहा है, किसी ऑथर के बारे में आपको जो है कुछ चाहते हैं आपकी मैं उसके लिए वीडियो अपलोड करूँ, तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगी। ओके, stay be curious and all the best.